स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और हम शुरू कर रहे हैं मुखबिर पार्ट 4। वानखेड़े और जाफरी हॉस्पिटल पहुंचे। सबसे पहली खबर पहरे पर मौजूद दो पुलिस वालों ने दी कि 2 मिनट पहले एक और कदम टूट गया और अब एक और का दम टूट गया और अब सिर्फ एक ही बचा है, जिसे कि किसी तरह बचाने की चेष्टा की जा रही है। वानखेड़े ने उस पुलिस वाले से कहा कि वो उस डॉक्टर को ढूंढे जो उनका इलाज कर रहा है। पुलिस वाला फौरन वहां से चला गया। दोनों उस तरफ बढ़ गए जहां पांचवा मौत और जिंदगी से लड़ रहा था। 4 मर चुके हैं वानखेड़े साहब। उन सब पर काफी गोलियां चलाई गई थी। पता नहीं पांचवा भी बचता है कि नहीं। वानखेड़े के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। जल्दी ही वो पुलिस वाला डॉक्टर को ढूंढकर उनके पास ले आया। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, 40 वर्ष के डॉक्टर ने पास पहुंचते ही कहा, लेकिन एक एक करके उनकी जान जाती जा रही है। हर एक को 3-3 4-4 गोलियां लगी थी। अब जो आखिरी बचा है उसे बचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 डॉक्टरों की टीम उस पर ध्यान दे रही है, परंतु अभी जो मरा उसने उसने मरने से पहले कुछ कहा। वो थोड़ा होश में आया था। क्या कहा? मैं इस मामले में फंसना नहीं चाहता इंस्पेक्टर, डॉक्टर बोला। उसकी कही बात को बयान के तौर पर नहीं ले सकते हम, जानकारी के तौर पर ही ले सकते हैं। आपका नाम बीच में नहीं आएगा। क्या बोला वो? वानखेड़े ने कहा। उसको मात्र 10-15 सेकंड के लिए ही होश आया था और पास में दूसरा डॉक्टर था। वो जानता था कि वो बचने वाला नहीं। ऐसे में उसने उससे फौरन पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने बताया कि वो चतुर्वेदी साहब का 152 करोड़ रुपया ले जा रहे थे कि ये सब हो गया। इतना कहते ही वो मर गया। वानखेड़े और जाफरी की नजरें मिली। वानखेड़े साहब सुना, पूरा 152 करोड़ था। वानखेड़े के होंठ भिज गए। वो डॉक्टर से बोला, इतना ही कहा उसने? हाँ, इतना ही। डॉक्टर का स्वर गंभीर था। पांचवें के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बचेगा या नहीं? हम कोशिश तो कर रहे हैं। उसे 3 गोलियां लगी हैं, एक पेट में, एक छाती में और एक कंधे में। छाती पर लगी गोली समस्या पैदा कर रही है। रात तक या तो वो खतरे से बाहर हो जाएगा या फिर नहीं बच सकेगा, डॉक्टर बोला। उसे बचाओ डॉक्टर, वानखेड़े डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर बोला। वो पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। वो अपने परिवार के लिए भी जरूरी होगा। हम सबको ही ठीक करने की कोशिश करते हैं इंस्पेक्टर। वानखेड़े और जाफरी हॉस्पिटल से बाहर निकले। 152 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम होती है वानखेड़े साहब। तभी तो देवराज चौहान इस मामले में आया। यदि परेशान हो रहा है, ये पैसा उसकी पार्टी का होगा। इतनी बड़ी रकम का वो मालिक नहीं हो सकता। अब तो चतुर्वेदी से बात करना और भी जरूरी हो गया है। कहने के साथ ही वानखेड़े ने कमिश्नर देवी शंकर को फोन करके कहा, चतुर्वेदी की गर्दन पकड़कर उसे हेडक्वार्टर लाओ। वो ना आए तो उसका वारंट निकालो। उसकी अकल सीधी करने का सामान मुझे मिल गया है। उससे बात चल रही है, उधर से देवी शंकर ने कहा। अब और सख्त हो जाता हूं मैं। जरूरत पड़े तो बेशक वारंट जारी कर दो। इस बात की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। समझ गया। बट क्या लगा तुम्हारे हाथ? उसे बुलाओ, मैं भी वहां आ रहा हूं। तब पूछना देवी। बातचीत खत्म हो गई तो वानखेड़े ने जाफरी से कहा, चल सोहनलाल से बात करते हैं। अब हमारे आगे बढ़ने का रास्ता बन गया। सोहनलाल? वो देवराज चौहान का साथी जिसके बारे में तुमने बताया था? हाँ, वही। अगला दृश्य। सोहनलाल अभी घर पहुंचा ही था कि कॉल बेल बज उठी। लो, फिर कोई आ गया, नारनिया कह उठी। लेकिन तुम कहीं जाना मत, ये खाना खाने का वक्त है। जो भी हो, उसे मैं भगा देती हूँ। कहीं तुम ही तो बाहर किसी को कह नहीं छोड़ आए थे कि 2 मिनट बाद बेल बजा देना और तुम फिर निकल जाओ। सोहनलाल सोचे में डूबा गंभीर दिख रहा था। मैं बाहर देख लेता हूँ नारनिया। सोहनलाल दरवाजे की तरफ बढ़ता कह उठा। तुम खाने की तैयारी करो, सब तैयार ही तो है।
सोहनलाल ने दरवाजा खोला कि लगे झटके से तुरंत संभल गया। सामने वानखेड़े एक अन्य से इंस्पेक्टर के साथ खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हें देखकर हैरानी हुई वानखेड़े साहब, सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम कहते खुशी हुई तो मैं सुनकर परेशान होता, वानखेड़े बोला। कहो, भीतर बैठकर बात कर लें। लंबी बात है। ज्यादा लंबी नहीं है। आओ, सोहनलाल पीछे हटता हुआ बोला। तीनों ड्राइंग रूम में जा बैठे। चाय पानी की जरूरत तो नहीं है, नानिया ने वहां आकर कहा। पानी दे दो, चाय रहने दो, इंस्पेक्टर साहब को जल्दी जाना है। सोहनलाल ने वानखेड़े को देखा। नारनिया पानी देकर चली गई। पिछली बार तुम बुरे बचे थे, वानखेड़े ने कहा। फार्म हाउस पर खजाने के साथ सब छिपे थे, पर तुम वहां वेश बदलकर देवराज चौहान और जगमोहन को निकालने पहुंच गए। तब हर तरफ पुलिस फैली थी। मेरा तुम्हारा सामना भी हुआ, परंतु मैं तब तुम्हें व्यस्तता की वजह से नहीं पहचान सका। परंतु बाद में ख्याल आया कि वो तुम थे। परंतु दोस्तों, आप सबको याद होगा ये वर्दी का नशा का सीन था। खैर, अब बोलो किस काम के लिए आए हो, सोहनलाल बोला। जाफरी की निगाह सोहनलाल पर थी। आज देवराज चौहान ने बहुत बुरा काम किया। नेशनल ब्रेड की बस लूटी। 3-4 साथी साथ में थे। 5 लोगों को गोलियों से भून दिया। 4 मर चुके हैं और शायद 5वां भी मर जाए। उस नेशनल ब्रेड की बस में 152 करोड़ नकद रुपया था। बाद में वो बस पुलिस को खाली पड़ी मिली। ये पहली बार है कि देवराज चौहान ने इस तरह खून बहाया है। ऐसे में अब वो जनता के लिए खतरनाक बनने लगा है। अब वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। टीवी नहीं देखा? वानखेड़े का सख्त सर था। वानखेड़े का स्वर सख्त था। मैं अभी 10 मिनट पहले ही घर पहुंचा हूं। कहाँ थे दिन भर? कहीं व्यस्त था, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। वानखेड़े ने जाफरी से सीडी लेकर सोहनलाल को देते हुए कहा। इस सीडी को देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि देवराज चौहान ने क्या किया है। या टीवी में देख लेना। सोहनलाल खामोश रहा। सोहनलाल, देवराज चौहान की आदतें बिगड़ने लगी हैं। ये सीडी देखकर तुम जान सकते हो। अब उसका खुला घूमना ठीक नहीं है। दोस्ती एक हद तक ही ठीक होती है। तुम्हें बता देना चाहिए कि उसे कहां पकड़ा जा सकता है। मैं नहीं जानता। तो तुम कभी भी देवराज चौहान के बारे में नहीं बताओगे? मैं उसका ठिकाना नहीं जानता। इतना बड़ा झूठ मेरे से मत कहो। तुम सब कुछ जानते हो। और एक बात कहूं वानखेड़े साहब, सोहनलाल बोला। कहो। मानोगे? तुम जो कहना चाहते हो कहो। ये काम देवराज चौहान ने नहीं किया। तो तुम सब समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं? हाँ, सब कुछ पता है मुझे। तुमने टीवी की खबरें तुमने टीवी के खबरी चैनल देखे? देखे, सब देखा। वहां देवराज चौहान की सीडी दिखाई जा रही है खून खराबा करते। मतलब कि तुम मानते हो कि देवराज चौहान है, कि वो देवराज चौहान है, और फिर भी कहते हो कि ये काम उसने नहीं किया। नहीं किया। वानखेड़े के दांत बिछ गए। तुम अपनी बकवास बंद करो और देवराज चौहान के बारे में बताओ कि वो कहाँ मिलेगा। वानखेड़े साहब, जो कुछ भी टीवी पर दिखाया जा रहा है वो गलत है। वो देवराज चौहान नहीं है। वो देवराज चौहान ही है, वानखेड़े ने गुस्से से कहा। नहीं, वो इंसान देवराज चौहान नहीं है, क्योंकि आज सुबह से शाम तक मैं देवराज चौहान के साथ ही था। वानखेड़े दांत भींचे सोहनलाल को देखने लगा। वानखेड़े साहब, जाफरी बोला, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं सब कुछ इसके मुंह से निकलवा लूंगा। सोहनलाल ने जाफरी को देखा, मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। तुम देवराज चौहान के साथ थे दिन भर? वानखेड़े बोला। हाँ, मैं। तुम कोई दूध के धुले हो? तुम कोई दूध के धुले तो हो नहीं कि सच कहोगे, तुम्हारा विश्वास किया जा सके। हर हाल में तुम्हारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि देवराज चौहान को बचा बचा सको। वानखेड़े शब्दों को चबाकर बोला। देवराज चौहान अगर एक हद से ज्यादा गलत काम करता है
जैसे कि बेगुनाह लोगों को मारना, तो उसका साथ मैं कभी नहीं दूंगा। ये मत सोचो वानखेड़े कि मैं गलत देवराज चौहान का साथ दूंगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। हर बात की एक सीमा होती है। वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ, परंतु गलत कामों में उसका एक हद तक ही साथी हूँ। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि देवराज चौहान डकैती के अलावा कोई गलत काम नहीं करता। अगर कभी उसके हाथों कोई मरता है तो वो अंडरवर्ल्ड का छटा हुआ आदमी होता है। रही आज की बात, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीडी में नजर आने वाला इंसान देवराज चौहान नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर देवराज चौहान के साथ था। हम सुबह नेशनल ब्रेड की इसी बस पर डकैती करने जा रहे थे। साथ में जगमोहन था और लोग भी थे, परंतु भीमसेन रोड पर देवराज चौहान की कार को आगे पीछे से एक कार ने टक्कर मारी। उसकी का, उसकी कार आगे वाली कार में जा लगी। सबको रुक जाना पड़ा। आगे जा रही वो बस नजरों से ओझल हो गई। इस तरह वो डकैती होने से पहले ही खत्म हो गई। फिर हम दिन भर इकट्ठा रहे। हम 7 लोग थे, वो 7 जो इस डकैती पर काम करने जा रहे थे। हमने दोपहर को लंच एक साथ किया, उसके बाद सब अलग हो गए, जबकि बस पर डकैती करने का काम 12 बजे से पहले हो चुका था। 11, सवा 11 बजे। वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। तो देवराज चौहान कैसे करेगा वो डकैती, वो हम सबके साथ? ये सीडी क्या झूठी है जो? झूठी है, सोहनलाल ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मैं सच कह रहा हूं। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए मैंने तुम्हें यहां तक सच बता दिया कि हम सुबह उस बस पर डकैती करने जा रहे थे, परंतु कर ना सके। वानखेड़े लंबे पलों तक सोहनलाल को देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, कानून के पास जो सबूत है उस हिसाब से डकैती और कत्लेआम देवराज चौहान ने किया है। इस सारे मामले से देवराज चौहान खुद परेशान है। वो नहीं समझ पा रहा कि ये क्या हो रहा है। कहाँ रहता है देवराज चौहान? मैं नहीं जानता। बेशक मत बताओ, लेकिन एक दिन मैं मालूम कर लूंगा और उसे पकड़ लूंगा। वानखेड़े का स्वर सख्त था। जो मर्जी करो, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। यह तो अच्छा है कि मैं दिन भर देवराज चौहान के साथ था, वरना टीवी की खबरें देख सुनकर मुझे भी तुम्हारी तरह यही लगता कि ये काम देवराज चौहान ने किया है। ये काम देवराज चौहान ने ही किया है, वानखेड़े दृढ़ स्वर में बोला। तुम्हारी झूठी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बस में फायरिंग करते देवराज चौहान सीडी में दिख रहा है, बस को ले जाते वो दिख रहा है। इसी बात ने तो देवराज चौहान का दिमाग खराब कर रखा है कि ये दूसरा देवराज चौहान कहां से आ गया। बता दो देवराज चौहान कहाँ मिलेगा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता। इसे मेरे हवाले कर दीजिए वानखेड़े साहब, जाफरी ने कहा। मैं 2 घंटे में जान लूंगा कि ऐसा हो सकता जाफरी तो कब का हो गया होता। मैंने सब कुछ आजमा रखा है इन सब पर। एक मौका मुझे तो दीजिए, जाफरी ने पुलिसिया स्वर में कहा। तुम चुप रहो, वानखेड़े ने सोहनलाल को देखते गंभीर स्वर में जाफरी से कहा। फिर सोहनलाल से बोला, देवराज चौहान ने जो कांड किया है उसकी वजह से अपने सारे काम छोड़कर देवराज चौहान के पीछे पड़ने जा रहा हूं। यह बात देवराज चौहान से कह देना। उसे जिंदा गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा, या जरूरत पड़ी तो शूट भी कर दूंगा। अब तक मैं देवराज चौहान को गंभीरता से नहीं ले रहा था कि उससे भी खतरनाक मुजरिम बाकी हैं, परंतु अब देवराज चौहान भी कानून के हिसाब से खतरनाक श्रेणी में आ गया है। जब कोई कानून की निगाहों में खटकने लगता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। देवराज चौहान के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं सोहनलाल। सोहनलाल ने व्याकुलता से पहलू बदला। वानखेड़े उठा तो इंस्पेक्टर असलम जाफरी भी खड़ा हो गया। यकीन करो वानखेड़े, ये देवराज चौहान ने नहीं किया है। कानून के पास पर्याप्त सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि ये काम देवराज चौहान ने किया है। बस पर देवराज चौहान ने डकैती डाली और 5 लोगों को शूट करके बस से बाहर फेंक दिया। अगर तुम भी इस मामले में हो तो तुम भी बचने वाले नहीं। अब मैं इसी मामले पर काम करूंगा और देवराज चौहान को उसके अंजाम तक जल्दी पहुंचा कर रहूंगा। वानखेड़े ने दांत भींचे कठोर स्वर में कहा और इंस्पेक्टर असलम जाफरी के साथ सोहनलाल के घर से बाहर निकल आया। वानखेड़े साहब, आप तो सोहनलाल से नरमी से पेश आ रहे। वो पुराना पापी है, पुलिस के हर लटके झटके को जानता है, इसलिए उससे सीधी बात करना ही ठीक था जाफरी। अब मैं देवराज चौहान को पकड़ कर रहूंगा या वो मारा जाएगा।
मैं इसे किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं। वो वानखेड़े का मोबाइल बज उठा। हेलो वानखेड़े। दूसरी तरफ कमिश्नर देवी शंकर था। राजेश चतुर्वेदी आधे घंटे में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच रहा है। मैं भी आधे घंटे में पुलिस मैं भी आधे घंटे में पहुंच रहा हूं देवी, वानखेड़े ने कहा और फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। राजेश चतुर्वेदी कमिश्नर देवी शंकर के ऑफिस में मौजूद था। रात के 10 बजने जा रहे थे। उसके साथ 4 लोग और भी थे जिन्हें बाहर ही बिठा रखा था। चतुर्वेदी अपनी नेतागिरी झाड़ने की कोशिश में था, परंतु जब देवी शंकर ने उसे भाव नहीं दिया तो वो कसमसा कर रह गया। 15 मिनट बाद ही वानखेड़े वहां आ पहुंचा था। इंस्पेक्टर असलम जाफरी अपने पुलिस स्टेशन चला गया था कि वहां पर उसे काम है। वानखेड़े ने कहा कि वो कल उससे मिलेगा। वानखेड़े ने देवी शंकर के ऑफिस में प्रवेश किया कि उसका फोन बजने लगा। हेलो, वानखेड़े ने बात की। वानखेड़े साहब, दूसरी तरफ जाफरी था। हॉस्पिटल से अभी अभी मुझे फोन आया है कि पांचवा भी नहीं बच सका। ठीक है। वानखेड़े ने चतुर्वेदी पर नजर मारी। हम कल बात करेंगे, कहकर फोन बंद कर दिया। तभी देवी शंकर चतुर्वेदी से कह उठा, ये इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब हैं। ये राजेश चतुर्वेदी की तीखी निगाहों से वान राजेश चतुर्वेदी ने तीखी निगाहों से वानखेड़े को देखा। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों ने एक इंस्पेक्टर को कितना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरे कहने पर भी इसकी ट्रांसफर नहीं की जा रही। मैं इस बारे में ऊपर बात करूंगा। वानखेड़े ने कुर्सी खींची और बैठता हुआ कह उठा, अभी तो मैं आपका ट्रांसफर करने की स्थिति में हूं चतुर्वेदी साहब। क्या बकवास कर रहे, तमीज से बात कीजिए, वरना मैं चार्ज लगाकर अभी आपको अंदर भेज। चार्ज? चतुर्वेदी भड़का। क्या चार्ज लगाओगे तुम? तुम्हारे पास है ही क्या जो नेशनल ब्रेड की बस में 152 करोड़ रुपए नकद भेज रहे थे आप? बस में मौजूद पांचों आदमी आपके ही थे। एक से हमें इस बात का बयान मिल गया है, हमारे लिए इतना काफी होगा। वानखेड़े ने चतुर्वेदी की आंखों में झांक कर कहा, और आपने हमारे इंस्पेक्टर को 1 करोड़ की रिश्वत देनी चाहिए। अगर वो बस ढूंढ कर आपको भीतर से पैसे निकालने का मौका दे दे तो उसे 1 करोड़ दिया जाएगा। अब कहिए। ये झूठ है। चतुर्वेदी को पसीना आने लगा। आपके आदमी ने बयान दिया है जो तब बस में था, और आप जानते हैं कि यह झूठ नहीं है। हमने ये खबर अभी बाहर नहीं जाने दी। अगर मीडिया वालों को पता चल जाए तो इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। विपक्ष आप लोगों का बुरा हाल कर देगा। सरकार का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। शायद देश का भी। चतुर्वेदी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। रही बात मेरी ट्रांसफर की, तो मैं यहीं रहूंगा। मेरी ट्रांसफर मेरी मर्जी के बिना नहीं होगी। मेरा ये मतलब नहीं था इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब। मैं तो अब हम काम की बात करें। हाँ हाँ। बातों में झूठ बोला तो मैं मीडिया वालों को खबर दे दूंगा कि 152 करोड़ की नकद। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेश चतुर्वेदी घबराया सा बोला, मैं सच कहूंगा। 152 करोड़ कहां भेजा जा रहा था? वानखेड़े ने पूछा। इलेक्शन के खर्च के लिए पैसा कई जगह पहुंचाया जा रहा था। चतुर्वेदी ने बेचैनी से कहा। कई जगह? कई शहरों में। बस सुबह ही रवाना हुई थी कि यह सब हो गया। किसे किसे पता था कि पार्टी इस तरह इतनी बड़ी रकम भेज रही है? पार्टी के चंद खास लोगों को। कोई तो उनमें गद्दार होगा ही। पता नहीं, मैं तो परेशान हो गया हूं। आला कमान ने तूफान खड़ा कर रखा है कि मुझे आपकी पार्टी की भीतरी बातों से कोई मतलब नहीं है। देवराज चौहान को कैसे पता चला कि नेशनल ब्रेड की बस में आप लोग 152 करोड़ जैसी रकम भेज रहे हैं? उसे आप लोगों का पूरा कार्यक्रम मालूम था। तभी तो वो ऐन मौके पर बस पर धावा बोलकर डकैती कर गया। उसे पहले से ही खबर थी। पूरी प्लानिंग के साथ उसे काम करने का वक्त मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बात बाहर कैसे चली गई। चतुर्वेदी ने झुल्लाकर कहा, किसने बात बाहर कर दी? सारा काम गोपनीय ढंग से किया जा रहा था। लेकिन देवराज चौहान जाने कहां से इस सारे मामले में आ गया। मैंने तो सोचा था कि अब तक आपने पता लगा लिया होगा कि कौन देवराज चौहान से मिला हुआ। जिन नेताओं को इस कार्यक्रम का पता था वो गद्दारी नहीं कर सकते थे। सब जिम्मेवार हैं।
चतुर्वेदी ने वानखेड़े को देखते हुए कहा, बात कहीं और से ही बाहर निकली है। मैं ठीक से कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा हूं। 152 करोड़ देवराज चौहान ले गया, वानखेड़े बोला। प्लीज इंस्पेक्टर, उसे पकड़ो। पार्टी को पैसे की सख्त जरूरत है, इलेक्शन सिर पर है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आला कमान इतने गुस्से में है कि पार्टी की कोई बात मुझसे मत कीजिए चतुर्वेदी साहब। रही बात देवराज चौहान को पकड़ने की, तो पुलिस अपना काम कर रही है। हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस पैसा हासिल कर भी लेती है तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। काला धन है वो, और वो सरकारी खजाने में जाएगा, वानखेड़े बोला। ऐसा मत कहिए, वो पैसा हमारा आपका है तो मीडिया को बुलाकर ये बात कहिए। मीडिया को कैसे कह सकते हैं? वो पैसा हिसाबी तो है नहीं, चतुर्वेदी झुंझलाकर बोला। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आला कमान इस बारे में बात। पुलिस का काम आपके आला कमान तो नहीं कर सकती ना। करवा तो सकते हैं। तभी खामोश बैठा कमिश्नर देवी शंकर कह उठा, चतुर्वेदी साहब, पुलिस से कोई भी काम नहीं करवा सकता। काम तभी होगा जब पुलिस हरकत में आएगी। देवराज चांद हमारे हाथ ही नहीं लगा तो काम कैसे होगा? बात को समझिए। फालतू बातें कहने से कुछ नहीं होगा। हम देवराज चांद को तलाश कर रहे हैं। अगर वो हमारे हाथ लग गया तो काम शायद हो जाए। मैं आशा करूंगा कि आप पूरी कोशिश करें, चतुर्वेदी बोला। हमारी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, आप भरोसा रखें, चतुर्वेदी ने सिर हिलाकर वानखेड़े से कहा। अब तुम्हें कुछ और पूछना है इंस्पेक्टर? मैं तो सोच रहा था कि आप ये बताते कि आपके यहां से नोट बाहर जाने की खबर किसने लीक की। किसका कनेक्शन देवराज चौहान से हो सकता है? परंतु आपसे बात करके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ पता लगा तो मैं आपको जरूर फोन पर बता दूंगा, चतुर्वेदी उठते हुए बोला। तो मैं ये आशा करूं कि असल बात मीडिया को नहीं मालूम होगी कि उस बस में हम पैसा भेज रहे थे। ये बात बाहर निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। किसी और तरह से बात बाहर आती है तो हम जिम्मेवार नहीं। राजेश चतुर्वेदी चला गया। देवी, अगर पैसा बरामदगी जैसे वक्त आया तो मैं इस तरह पैसा बरामद करूंगा कि पैसा वापस चतुर्वेदी की पार्टी को न मिल सके, वानखेड़े बोला। इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा अपना काम करो, देवी शंकर ने कहा। वैसे शाम से ही मुझे फोन आ रहे हैं कि जैसे भी हो देवराज चौहान को पकड़ा जाए। चतुर्वेदी की पार्टी की हालत बुरी हो गई है। अगर देवराज चौहान ने हत्याएं न की होती तो मैंने इस मामले में दखल नहीं देना था, वानखेड़े होंठ भींच कर कह उठा। देवी शंकर के चेहरे पर गंभीरता उभरी। बहुत गलत किया देवराज चौहान ने, देवी शंकर ने कहा। अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं देवी। देवराज चौहान का मामला तो निपटा के ही रहूंगा। वानखेड़े का स्वर बेहद कठोर था। अगला दृश्य। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। देवराज चौहान बंगले में बेडरूम में सोया हुआ था। 3:30 बजे ही वो जगमोहन और सोहनलाल के साथ ओशीवारा वाले फ्लैट से लौटा था। आते ही नाइट सूट पहना और सोने चला गया, जबकि जगमोहन और सोहनलाल काम न हो पाने की वजह से चुप चुप थे। वहां से वो सब एक एक करके ओशीवारा इलाके के फ्लैट पर पहुंचे थे। टीनू, पम्मी, सुजान सिंह, सूरी और विष्णु पांडे सब हक्के बक्के से थे कि काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उस छोटे से एक्सीडेंट ने सब कबाड़ा कर दिया था। फ्लैट पर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही। सबका मूड ऑफ था। टीनू और जगमोहन होटल से लंच ले आए थे। सबने एक साथ लंच लिया और विदा ली। बंगले पर पहुंचने के बाद देवराज चांद के सो जाने के बाद जगमोहन 2 बार कॉफी बना चुका था और पी चुका था। सोहनलाल को भी पिला चुका था। सोहनलाल के पास आज फुर्सत का दिन था। ऐसे में वो वही बातें करता रहा जो जगमोहन से, और शाम 5 बजे जगमोहन ने यूं ही टीवी चला लिया। रिमोट के चैनल बदलते बदलते जगमोहन न्यूज के चैनल पर रुक गया। सोहनलाल के भी कान खड़े हो गए, खबरों में कही जाने वाली बातें सुनकर। नेशनल ब्रेड की बस को लूटे जाने और 5 लोगों को मार देने की खबर दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि यह घटना 11:30 पौने 12 के आसपास घटी। सड़क पर जाती बस को एक कार ने ओवरटेक किया और खून में डूबी लड़की कार से निकलकर बस के सामने आ गिरी।
ऐसे में बस रुकते ही बस के पीछे वाली कार से 4 आदमी निकले और टीवी का रिपोर्टर सारा हाल बताता जा रहा था। जगमोहन और सोहनलाल अवाक रह गए। ये तो उनकी योजना थी। वो अपनी योजना पर काम नहीं कर सके और कोई दूसरा कर गया। जगमोहन बदहवास सा फौरन उस कमरे की तरफ दौड़ा जिधर देवराज चौहान सोया पड़ा था। आधे मिनट में जगमोहन देवराज चौहान के साथ कमरे में आ गया। वो सब टीवी पर बताई जा रही खबरों को सुन रहे थे। ये तो हमारी योजना थी, जगमोहन तेज स्वर में बोला। हमने इस प्रकार बस को लूटना था, फिर ठीक हमारी योजना पर कोई दूसरा कैसे ये काम कर सकता है? ये तो हम करने वाले थे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। क्या हो रहा है ये? सोहनलाल अजीब स्वर में बोला। असंभव, देवराज चौहान के होठों से निकला। वो हैरान परेशान सा टीवी की खबरों को सुनते रहा। उस ब्रेड वाली बस को कोई और लूट ले, डकैती कर ले, यह साधारण बात है, सोहनलाल के होठों से निकला। परंतु कोई ऐन हमारी ही योजना को इस्तेमाल में लाए, ये बात हैरानी पैदा करने वाली है। वैसे ही बस के आगे लड़की गिरी, जैसा कि पम्मी करने वाली थी। बस के पीछे लगे 4 आदमी, वो 4 हम थे। मैं, देवराज, चांद, सूरी और विष्णु। जगमोहन परेशान सा कह उठा। सब कुछ वही जो हमने सोचा था, वैसा ही। जहां पर हमने लड़की का इस्तेमाल करना था, वहां पर उन लोगों ने भी लड़की का ही इस्तेमाल किया। हम 4 ने कार में बैठकर बस के पीछे जाना था, तो वो लोग भी 4 ही थे। हमने बस के दाएं बाएं 2-2 करके बस के आगे केबिन में प्रवेश होना था, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। परंतु हमने वहां खून खराबा नहीं करना था। जबकि टीवी में बताया जा रहा है कि उन लोगों ने बस के केबिन में मौजूद 5 को गोलियों से भून दिया। उनमें से 3 मर चुके हैं। बस यही हमारी योजना से अलग रहा। बाकी सब कुछ हमारी योजना। कहते कहते जगमोहन टिटका। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बताया जाने लगा कि वो बस एक वीरान जगह पर खड़ी मिली है और पुलिस वहां अपना काम कर रही है। हम 10 मिनट में आपको वहां ले चलेंगे। उसके बाद दृश्य पलटा और स्क्रीन पर इंस्पेक्टर वानखेड़े और इंस्पेक्टर असलम जाफरी के चेहरे दिखे। इंस्पेक्टर वानखेड़े कठोर स्वर में कह रहा था, हम जान चुके हैं कि ये काम डकैती मास्टर देवराज चौहान ने किया है। देवराज चौहान डकैतियां करने का काम करता है, ये बात सब जानते हैं। परंतु उसने ब्रेड की बस लूटने की खातिर 5 मासूम लोगों को क्यों मारा, इसका जवाब कानून उससे लेकर रहेगा। तभी दृश्य बदला और टीवी पर डकैती करते समय का दृश्य दिखाई देने लगा, जो कि फोटोग्राफर ने अपनी दुकान में बैठे शूट किया था। बस के भीतर गोलियां चलती देखी जा सकती थी। उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर स्टेयरिंग पर किसी को बैठते देखा और उसका चेहरा भी टीवी पर चमका। वो देवराज चौहान का चेहरा था। देवराज चौहान स्तब्ध सा रह गया। जगमोहन और सोहनलाल सकते में ठगे से बैठे रहे। ये क्या हो रहा है? जगमोहन चीख उठा। मैं तो पागल हो रहा हूं, सोहनलाल गंभीरता से पलकें झपकता कह उठा। देवराज चौहान की फैली आंखें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। रिपोर्टर की आवाज आ रही थी, ये शख्स देवराज चौहान है, जो कि हिंदुस्तान का माना हुआ डकैती मास्टर है। आज इसने 5 लोगों को गोलियों से भूनकर नेशनल ब्रेड की बस को सरेआम लूट लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि बस में महत्वपूर्ण सामान हो सकता है। अगर देवराज चौहान आपको कहीं दिखे तो आप उसे पकड़ने की चेष्टा न करें। वो खतरनाक आदमी है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में उसके बारे में पुलिस को सूचित करें या स्क्रीन पर नजर आ रहे हमारे नंबरों पर फोन करें। ध्यान रहे, आज 11:30 बजे इस घटना को अंजाम। रिपोर्टर बोलता जा रहा था। हर शब्द उनके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहा था। तीनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ देवराज चौहान पर जबरदस्ती थोपा जा रहा हो या चैनल पागल हो गया हो, जो यूं ही बोल रहा था। परंतु चैनल पागल नहीं था। वो यूं ही नहीं बोल रहा था। अभी अभी बस के केबिन में गोलियां चलाते और स्टीयरिंग सीट पर बैठकर देवराज चौहान को बस आगे बढ़ाते देखा गया था। परंतु देवराज चौहान जानता था कि वो नहीं है। परंतु इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था कि उसी की कद काठी, उसी जैसी सेहत, उसका ही चेहरा, पर वो खुद नहीं था। स्तब्ध सा खड़ा था देवराज चौहान।
तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? जगमोहन गुस्से में चीखा। शांत रहो, देवराज चौहान के होंठों से निकला। मुझे मामला समझने दो, सुनने दो, देखने दो। क्या तुम अभी तक नहीं समझे मामले को? वो टीवी पर तुम्हें नेशनल ब्रेड की बस के केबिन में लाशें गिराते दिखा रहे हैं और तुम अभी तक बात को नहीं समझे। वो कह रहे हैं कि तुमने 5 को शूट किया, तुम्हारे 3 साथी भी साथ में दिख रहे हैं। उसके बाद तुम उस बस को लेकर फरार हो गए। खून से सनी वो लड़की भी उठकर बस में उनके पास आ पहुंची। अब क्या बचा? कुछ देर चुप रहो, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन दांत पीस कर रह गया। अपने आप को संभालो, समझने दो कि क्या हो रहा है। क्या हुआ आज उस बस में? अभी भी तुम कुछ नहीं समझे? चुप रहो। सोहनलाल की निगाह दोनों पर थी। वो बौखलाया हुआ था। ये क्या हो रहा है जगमोहन? सोहनलाल बोला। टीवी में बस में गोलियां चलाते देवराज चौहान को दिखा रहे हैं कि 5 लोगों की हत्या की हमने। ये काम हमने नहीं किया। देवराज चौहान तो तब हमारे साथ था, सोहनलाल ने कहा। लेकिन टीवी पर यह सब क्यों कहा जा रहा है? उसी पल जगमोहन का फोन बजने लगा। हेलो, जगमोहन ने बात की। वो बेकाबू सा था। जगमोहन, ये आवाज पम्मी की थी। तुमने टीवी देखा? उसके स्वर में उत्तेजना का भाव था। वही देख रहा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। वो करोड़ों रुपया लूट लिया। और धोखा? हमने? टीवी पर मैंने देवराज चौहान को बस में गोलियां चलाते और बस को ले जाते देखा। वो देवराज चौहान नहीं है, वो कोई और। झूठ मत बोलो, तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुम दोनों ने धोखा। बेवकूफ, जगमोहन अपने आप को संभालते हुए बोला। नेशनल ब्रेड की बस कब लूटी गई? टीवी पर 11:30 का वक्त बता रहे हैं। 11:30? और हम ओशीवारा के फ्लैट में कब पहुंचे? मैं सोहनलाल के साथ वहां 12:30 पहुंची। तो तुम, देवराज चौहान, सूरी और विष्णु वहां थे। बाद में टीनू भी वहां आ गया। हम 12:30 पर वहां थे, ठीक? हाँ। हमारे साथी, हमारे साथ सूरी और विष्णु भी थे। वो दोनों हर पल हमारे साथ रहे। समझी तुम? वैसे भी जहां पर बस को रोका गया, वहां से देवराज चांद 12:30 बजे तक ओशीवारा नहीं पहुंच सकता। लेकिन बस ठीक उसी प्रकार ले जाई गई जैसा कि देवराज चौहान ने प्लान किया। अभी मैं इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। हमने अभी अभी टीवी खोला है। टीवी पर उस बस में देवराज चौहान को दिखाया जा रहा है। किसी ने तब फिल्म बना ली। वो देवराज चौहान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सूर्य और विष्णु से पूछ लो। वो दोनों हर पल हमारे साथ रहे, ओशिवारा वाले फ्लैट तक पहुंचने तक, जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। कौन था? सोहनलाल ने बोला। पम्मी। वो कहती है कि हमने उसे धोखा दिया। देवराज चौहान ने यह काम कर दिया, टीवी में उसने देखा। सोहनलाल होंठ भींच कर रह गया। हमारे साथ सूरी था, विष्णु था। वो जानते हैं कि यह काम हमने नहीं किया। ये बात वो पुलिस को बताने वाले तो नहीं, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन की निगाह टीवी पर थी। देवराज चौहान एकटक टीवी को देख रहा था। अब टीवी पर नेशनल ब्रेड वाली वो बस दिखाई जा रही थी। पुलिस के कुछ जवान बस के आसपास खड़े दिखाई दे रहे थे। रिपोर्टर की आवाज आ रही थी। वो बस के बारे में बता रहा था। फिर कैमरा बस के केबिन में ले गया और वहां बिखरे खून के छींटे दिखाए गए। रिपोर्टर की आवाज स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रिपोर्टर की आवाज स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? खैर, कुछ देर बाद रिपोर्टर और कैमरे ने बस के पीछे वाले खुले दरवाजे से भीतर तक का बस का खाली फर्श दिखाया। रिपोर्टर कह रहा था कि इस बात की पूरी आशा है कि बस में अवश्य कीमती सामान रहा होगा, जिसके लिए बस डकैती की देवराज चौहान ने। रिपोर्टर ने बस के पिछले हिस्से पर बस के पास टायरों के निशानों को दिखाते हुए कहा कि पुलिस कहती है कि बस में से कीमती सामान निकालकर किसी दूसरी गाड़ी, जो कि बस या ट्रक हो सकता है, में डाला गया। सारे काम की प्लानिंग देवराज चौहान ने पहले ही कर ली थी और यहाँ पर बस या ट्रक पहले से ही खड़ा था। अब पुलिस तेजी के साथ डकैती मास्टर देवराज चौहान को ढूंढ रही है। हमारा भी यही प्लान था, जगमोहन तेजी से कह उठा। सूरी, पम्मी, टीनू और विष्णु को पैसा देने के बाद हमने वहां खड़ी कर रखी अपनी वैन में दौलत के थैले और पेटियां ट्रांसफर करके वहां से निकल चलना था। सारी की सारी, पूरी की पूरी हमारी योजना पर काम किया गया। जैसा जैसा हमने करना था वैसे ही सब कुछ किया गया। सिर्फ एक बात अलग रही कि बस के केबिन में 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और देवराज चौहान वहां कैसे पहुंच गया?
अपने ही सवाल पर जगमोहन हक्का बक्का रह गया। हम किसी गहरी साजिश के शिकार हुए हैं, वरना ये सब ना होता। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा और गुस्से से कहा, तुम टीवी ही देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? तभी जगमोहन का फोन बजने लगा। हेलो। ये टीवी पर मैं क्या देख रहा हूँ? सूरी की तेज आवाज कानों में पड़ी। वो नेशनल ब्रेड वाली बस पर डकैती हो गई। टीवी पर देवराज चौहान को बस के भीतर दिखाया जा रहा है। ये काम देवराज चौहान ने नहीं किया है, जगमोहन गुस्से से बोला। लेकिन वो देवराज चौहान को दिखा रहे हैं। टीवी पर डकैती का वक्त बताया जा रहा है। कितने बजे का वक्त है डकैती का? 11:30 पौने 12 कहा जा रहा है। तब देवराज चौहान कहाँ था? हमारे साथ। तो डकैती देवराज चौहान कैसे कर सकता है? पर टीवी पर बस के भीतर देवराज चौहान को गोलियां चलाते और बस को ले जाते दिखाया जा रहा है। जगमोहन गुस्से में था, झल्लाया हुआ था। तब देवराज चौहान हमारे साथ था तो फिर वो वहां कैसे हो सकता है? लेकिन टीवी पर तो दिखाया जा रहा है। वो गलत है। टीवी पर दिखाया जाने वाला इंसान देवराज चौहान नहीं है। ये कैसे हो सकता? यही हुआ है। दूसरे देवराज चौहान को देखकर हम खुद परेशान। मेरे ख्याल में डकैती का वक्त टीवी पर गलत दिखाया जा रहा है। उधर से सूरी ने कहा, देवराज चौहान हमसे 2:30-3 बजे अलग हुआ था। यह काम उसने तब किया होगा। तभी तो टीवी पर उसका चेहरा। उल्लू के पट्टे, जगमोहन चीखा। यह काम देवराज चौहान ने नहीं किया। वो बंगले पर आकर सो गया था। कुछ ही देर पहले टीवी की खबरें देखकर उसे जगाया गया है। तुम अच्छी तरह पता कर लो कि बस में डकैती किस वक्त पड़ी। और तुम्हारा मतलब कि दो दो देवराज चौहान? आज के दिन में तो ऐसा ही लग रहा है। तू क्या सोचता है कि डकैती का प्रोग्राम तेरे साथ बनाया और किसी और को साथ मिलाकर डकैती कर ली? यही सोच रहा है ना तू? जगमोहन ने गुस्से से फोन पर बोला। टीवी की खबरों को देखकर तो ऐसा ही लगता। भाड़ में जा। कहने के साथ ही जगमोहन ने फोन बंद किया। गुस्से से तप रहा था वो। सूरी था? सोहनलाल ने पूछा। हाँ, कह रहा था कि नेशनल ब्रेड बस पर डकैती देवराज चौहान ने। तो गलत क्या कह रहा था? उसे जो दिखेगा वो वही कहेगा। सोहनलाल का स्वर गंभीर था। टीवी पर बस में डकैती करते देवराज चौहान को दिखाया जा रहा है। हम इस बात को झुठला नहीं सकते। लेकिन देवराज चौहान ने ये काम नहीं किया। किस किस को समझाते फिरोगे ये बात, जबकि टीवी पर डकैती करते देवराज चौहान को दिखाया जा रहा है? सोहनलाल व्याकुल सा कह उठा। ये दूसरे देवराज चौहान का मामला समझ में नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। चेहरे पर सख्ती सिमटी हुई थी। आंखें सिकुड़ी थी। रह रहकर वो टीवी को देख रहा था। टीवी पर कही जाने वाली बातों को सुन रहा था। जगमोहन और सोहनलाल देवराज चौहान को देख रहे थे। हम तगड़े धोखे का शिकार हुए हैं, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर कठोर स्वर में बोला। कैसा धोखा? हम 7 लोग नेशनल बस पर 152 करोड़ की रकम के लिए डकैती करने जा रहे थे। उन 7 में से 3 हमको निकाल दें तो बाकी बचते हैं टीनू, सूरी, पम्मी और विष्णु। इन चारों में से एक मुखबिर है। मुखबिर? हाँ, कोई एक मुखबिर है जिसने हमारी योजना का एक एक जर्रा किसी और को बताया, और उस किसी और ने हमारी ही योजना पर बस पर डकैती कर ली। ठीक वैसे ही जैसे हम करने जा रहे थे, सिर्फ खून खराबे को छोड़कर। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता नजर रही थी। हम तगड़े धोखे का शिकार हुए हैं। तुम ठीक तुम ठीक कहते हो कि इधर हम डकैती की तैयारी कर रहे थे, परंतु साथ ही साथ कोई हमारे खिलाफ साजिश करता जा रहा था। वो एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट नहीं था, किया गया एक्सीडेंट था। पीछे वाली कार में उसी साजिशकर्ता के लोग थे। उन्हें हमारी एक एक हरकत का पता था कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वो हमारे प्लान से पूरी तरह वाकिफ थे। मुखबिर ने उन्हें हमारा प्लान ट्रांसफर कर दिया था और वो हमारे प्लान पर काम करते जा रहे थे। ऐन मौके पर हमारी कार को पीछे से टक्कर मारकर हमें एक्सीडेंट में उलझा दिया और खुद आगे की योजना को पूरा करने में लग गए। बड़े आराम से हमारी योजना पर उन्होंने डकैती कर ली। मुखबिर ने अपना काम खूबसूरती से पूरा किया। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। खामोशी सी आ ठहरी थी वहां। लेकिन सोहनलाल बोला,
तुम उस वक्त डकैती कैसे कर रहे थे, जबकि तब तुम हमारे साथ थे? ये एक गहरी साजिश का नतीजा है, देवराज चांद कठोर स्वर में बोला। किसी ने मेरे चेहरे का फेस मास्क तैयार करवा लिया था। ये काम एक दो दिन में नहीं किए जा सकते। स्पष्ट है कि हमारे खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा था। बहुत सोच समझकर सारे काम को अंजाम दिया गया। हमारी डकैती की योजना को मुखबिरी करके आगे पहुंचाने का काम बहुत ही बढ़िया ढंग से किया गया कि हमें किसी पर शक ना हो सके। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। ऐसी साजिश के शिकार हम कभी नहीं बने। हमारी डकैती की योजना पर काम करके 112 करोड़ ही नहीं उड़ाया गया, बल्कि मेरा चेहरा लगाकर यह काम किया गया। मुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग तैयार की गई। इस सारे काम के पीछे बहुत ही शातिर इंसान है। साधारणतया कोई आदमी इस तरह सारी डकैती को, सारे काम को अंजाम नहीं दे सकता। वो वीरेंद्र त्यागी भी हो सकता है। जगमोहन की आंख सिकुड़ चुकी थी। वीरेंद्र त्यागी? जगमोहन के होंठ भिज गए। सॉरी, देवराज चांद के होंठ भिज गए। वो पहले भी तुम्हारा चेहरा लगाकर तुम्हें बुरी तरह फंसाने की कोशिश कर चुका है। जगजीत उसके लिए फेस मास्क बनाता है। वो बहुत ही एक्सपर्ट है फेस मास्क बनाने में। वो दोनों इस मामले के पीछे हो सकते हैं। संभव है वो हो, या फिर कोई दूसरा हो, देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा। हमारा वास्ता बहुत ही शातिर इंसान से पड़ा है। वो 152 करोड़ ही नहीं ले गया, कानून की निगाह में मुझे डकैती और 5 हत्याओं का मुजरिम भी बना गया है। टीवी में बताया गया है कि उनमें से 3 मरे हैं अभी तक, सोहनलाल बोला। इतना सब कुछ जिसने किया, हम उसके बारे में जरा भी नहीं जानते कि वो कौन है, देवराज चाहन ने कहा। हम अपनी डकैती की तैयारी में लगे रहे और किसी और की साजिश के शिकार होते रहे। हमें डकैती की योजना अपने लिए नहीं हमने डकैती की योजना अपने लिए नहीं, उसके लिए बनाई। वो हमारी वो हमारी योजना ले उड़ा और 152 करोड़ ले उड़ा। मुजरिम बन गया मैं। बेहद कठोर रहा बेहद कट, बेहद कठोर हो रहा था देवराज चौहान का चेहरा। क्या हो गया मुझे? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, सोहनलाल कह उठा। अगर हमारे बीच मुखबिर नहीं होता तो बाहरी आदमी ये सब करने में सफल नहीं हो सकता था, जगमोहन बोला। कौन हो सकता है मुखबिर? सोहनलाल के दांत भिज गए। देवराज चांद ने कश लिया और कहा, तुम दोनों ओशीवारा इलाके के उस फ्लैट पर जाओ जहां हमने योजना बनाई थी। ये काम हमने उस फ्लैट के ड्राइंग रूम में किया था। वहीं पर सारी तैयारी की। मेरे ख्याल में वहां माइक्रोफोन मिल सकते हैं। माइक्रोफोन? हाँ, मुखबिर भी एक हद तक ही हमारी बातें आगे पहुंचा सकता है, परंतु जैसे हमारे सामने अब सारा मामला आया है, उसे देखते हुए लगता है कि जैसे हमारा एक एक शब्द सुना गया हो। हमें चोट पहुंचाने वाला मेरे चेहरे का फेस मास्क बना सकता है, तो उसके इशारे पर उसका मुखबिर उस फ्लैट में माइक्रोफोन क्यों नहीं लगा सकता? ये किसी सुलझे हुए इंसान का काम है। ये बात जमती है। चल सोहनलाल, जगमोहन उठते हुए बोला, जाकर उस फ्लैट को छान मारते हैं। अगला दृश्य। 1 घंटे बाद जगमोहन का फोन देवराज चौहान को आया। देवराज चौहान तब टीवी के न्यूज चैनल को देख रहा था, जो बस डकैती के मामले के बारे में अटकलें लगा रहे थे। ये अंदाजा लगाने की चेष्टा कर रहे थे कि बस में ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके लिए देवराज चौहान ने इस तरह क्रूरतापूर्वक डकैती की। कहो, देवराज चौहान ने फोन पर बात की। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला, जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। फ्लैट के ड्राइंग रूम में एक पावरफुल माइक्रोफोन फूलदान के भीतर रखा मिला है। इसी प्रकार का एक माइक्रोफोन किचन में और अन्य 3 कमरों से भी एक माइक्रोफोन मिला है। देवराज चौहान के होंठ भीज गए। हमें हर तरफ से बुरी तरह घेर कर साजिश रची गई थी, जगमोहन ने उधर से कहा। अब वो माइक्रोफोन कहाँ है? मेरे पास। उन्हें वापस वहीं उसी जगह पर रख दो जहां से वो मिले थे। उन्हें वापस उसी जगह पर रख दो जहां जहां से वो मिले हैं, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। ये तो स्पष्ट है कि इस वक्त वो लोग माइक्रोफोनों से आने वाली आवाजें नहीं सुन रहे होंगे।
उनका काम हो चुका है। वो 152 करोड़ की दौलत के साथ मजे ले रहे होंगे। फिर भी माइक्रोफोन के आसपास कोई बात ना करो और इस फ्लैट से बाहर आ जाओ। लेकिन माइक्रोफोन वापस उसी जगह रखने का क्या मतलब? जैसा कहा है वैसा ही करो। ये बात तो तुम फिर भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये काम करके हम वापस आ रहे हैं। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और नजरें टीवी पर लगा दी। इस समय बताया जा रहा था कि गोलियों से घायल बचे दो व्यक्ति अभी बेहोशी की हालत में हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं है। यह भी कहा जा रहा था कि देवराज चौहान को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस तेजी से भाग दौड़ कर रही है। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने यह केस अपने हाथ में लिया है। इंस्पेक्टर वानखेड़े का कहना है कि वह देवराज चौहान को पकड़कर या मारकर ही दम लेगा। अगला दृश्य। जगमोहन और सोहनलाल जब वापस बंगले पर पहुंचे तो शाम के 8 बज रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा कि उन चारों में मुखबिर कौन हो सकता है जिसने डकैती का प्लान बाहर निकाला, सोहनलाल बोला। इस बारे में हमने काफी सोच विचार किया परंतु कुछ समझ नहीं पा रहे। सूरी, टीनू, पम्मी और विष्णु में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कौन, ये जानना आसान नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हम पता लगा सकते हैं, जगमोहन बोला। कैसे? सोहनलाल ने उसे देखा। उन चारों पर नजर रखकर। जल्दी ही वो ज्यादा पैसा खर्च करने लगेगा। 152 करोड़ में से उसे काफी मोटा माल मिला होगा। इस तरह हमने उसका पता लगा भी लिया तो क्या फायदा, देवराज चौहान बोला। उसे पकड़कर हद से हद हम उसे उसके किए की सजा दे सकते हैं, परंतु जो असली साजिश करता है, हमारे ऐसा करते ही वो सतर्क हो जाएगा और फिर वो हमारे हाथ नहीं आएगा। सोहनलाल और जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। कुछ हद तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, सोहनलाल बोला, परंतु हम उसे पकड़ेंगे कैसे? नहीं, गलत हो गया। कुछ हद तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, सोहनलाल बोला, परंतु हम उसे पकड़ लेंगे। उसे पकड़कर भी हमें कुछ नहीं हासिल होगा, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। 152 करोड़ से ज्यादा अब हमारे लिए और कई बातें जरूरी हो गई हैं। मेरा चेहरा लगाकर उन लोगों ने 5 को मारा है, 3 मर गए हैं, 2 अभी जिंदा हैं। पुलिस की, कानून की निगाहों में इस डकैती का, उन हत्याओं का जिम्मेवार मैं हूं। मुझे अपने पर से ये दाग हटाना है। ये तो संभव नहीं हो सकेगा, जगमोहन के होठों से निकला। मेरे दिमाग में कुछ आया है, शायद हम इसे संभव कर सकें। ऐसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन हत्याओं का जिम्मेवार पुलिस मुझे मानती रही तो बहुत जल्दी पुलिस मुझे कहीं ना कहीं घेर कर शूट कर देगी। कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और अदृश्य भी होते हैं। वो कब किसी की गर्दन पर पहुंच जाएं पता नहीं चलता, देवराज चौहान ने होंठ भींच कर कहा। जो जुर्म मैंने किया नहीं उसका बोझ उठाकर मैं घूम भी नहीं सकता। ऐसा कत्लेआम करना मेरी फितरत में नहीं है। मैं इस दाग को मिटाना चाहता हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता, जगमोहन बोला। हम मुखबिर को ढूंढ सकते हैं, 152 करोड़ की रकम को भी शायद वापस पा लें। इस मामले में पीछे जो है उसे भी ढूंढ कर उसे सजा दें, परंतु पुलिस को नहीं समझा सकते कि पुलिस को भी समझा सकते हैं। देवराज चौहान की आंखों में तीव्र चमक आ गई। कैसे? सोहनलाल के होठों से निकला। मैंने कुछ सोचा है, एक नया प्लान, बल्कि 2 प्लान, देवराज चौहान ने कहा। हम एक और डकैती करेंगे। एक और डकैती? जगमोहन हक्का बक्का रह गया। कब? अभी, 2, 3 या 4 दिन में। उस डकैती में हमारे वो चारों साथी होंगे। वही चारों? सोहनलाल के होठों से निकला। इस बार की तरह दोबारा भी मुखबिर योजना उस साजिशकर्ता तक पहुंचा देगा। माइक्रोफोन तुमने वहीं रखवा दिए हैं। अगर हम वही फ्लैट इस्तेमाल करते हैं तो? वही फ्लैट इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोफोन वहीं के वहीं रहेंगे, ताकि मुखबिर जब माइक्रोफोनों को वहीं देखे तो उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि उसकी पोल नहीं खुली है। तभी तो मैंने माइक्रोफोन वहीं रखवा दिए। एक नई डकैती होते पाकर मुखबिर और साजिशकर्ता फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। ऐसा ही मैं चाहता हूं। दूसरी बार भी वो यही करेंगे जो इस बार उन्होंने किया है।
यह सब होना ही इस बार मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी योजना? योजना क्या है तुम्हारी? इस तरह तुम पुलिस के सामने कैसे सच्चाई पेश कर सकोगे कि आज दिन में हुई डकैती और हत्या में तुम्हारा हाथ नहीं था? पुलिस तो ये बात तभी मानेगी कि जब असली मुजरिम उसके हाथों में होगा। पुलिस के हाथों में असली मुजरिम पहुंचेगा कैसे? देवराज चौहान जगमोहन और सोहनलाल को अपनी योजना समझाने लगा। 15 मिनट में दोनों को सब कुछ बता दिया। दोनों बुत से बने देवराज चौहान को देखे जा रहे थे। इस बार इस तरह मेरी दो योजनाएं एक साथ काम करेंगी और यह खतरनाक होगा। जगमोहन कह उठा। क्या? ये बहुत नाजुक योजना है, हालात बदल भी सकते हैं और तुम एक बार फिर मुजरिम के रूप में सामने आ सकते। ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके बिना मैं पुलिस को नहीं समझा सकता कि आज मैंने कोई डकैती नहीं की, किसी की हत्या नहीं की। ये सब करने वाला मेरा चेहरा ओढ़े कोई दूसरा ही है। देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सोहनलाल से कहा, इस प्लान के बारे में तुम क्या कहते हो? अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। निशाना लग गया तो ठीक, नहीं तो नई मुसीबत सिर पर आ जाएगी। सोहनलाल बोला। सुन लिया, मेरा भी यही ख्याल है। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। इस मामले में निर्दोष साबित करते करते और मुसीबतें गले में ना पड़ जाएं। सोहनलाल ने कहा। यही तो मैं कह रहा हूं। जगमोहन ने सिर हिलाया। मुझे अब इसी प्लान पर काम करना होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोहनलाल और जगमोहन एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि साजिशकर्ता और मुखबिर का आपस में सिलसिला टूट जाए। उन चारों को हमने ये दिखाना है कि आज की डकैती न कर पाने का हमें अफसोस है। यही वजह है कि आनन फानन में दूसरी डकैती की तैयारी कर ली गई। उन चारों को इस बात का जरा भी शक नहीं होने देना है कि हम कोई चाल चलने जा रहे हैं या डबल प्लान पर काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल सामान्य दिखना है उनके सामने, पहले की तरह। क्या ये जरूरी है कि इस बार भी वो ऐसा करें? 152 करोड़ जैसी बड़ी रकम वो ले जा चुके हैं। संभव है इस बार वो हमारे मामले में दखल ना दें और कुछ भी ना हो, या उन्हें इस बात का शक हो जाए कि हम उनकी साजिश समझ चुके हैं। और होने को तो कुछ भी हो सकता है जगमोहन। सोचे जितनी आगे बढ़ जाएं उतनी ही कम है। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। परंतु ऐसा करके मैं एक चांस जरूर लूंगा कि शायद कानून के सामने खुद को आज के मामले से अलग कर पाऊं। जिसने इतनी जबरदस्त साजिश रची, क्या वो हमारी नई चाल को नहीं समझेगा? सोहनलाल ने कहा। शायद वो ना समझ सके, या फिर समझ ले। हाँ, कुछ भी हो सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि जो मुखबिर है वो पहले की तरह हमारे साथ काम करने को हाँ कह दे। देखते हैं। परंतु किसी के इनकार करने पर हम उसे ही मुखबिर नहीं कह सकते। इनकार करने की उसकी अपनी समस्याएं। एक और बात, जगमोहन बोला। मुखबिर या साजिशकर्ता को हमारे इस बंगले का पता हो सकता है। संभव है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। वो पुलिस को बता सकता है कि तुम यहां हो। ऐसा करके वो अपने लिए खतरा हटा लेगा। लेकिन हम उसे खतरा महसूस ही नहीं होने दे रहे। देवराज चांद मुस्कुराया। हम उसकी आज की चाल को जरा भी नहीं समझे और एक नई डकैती की तैयारी करने में लग गए। इसके लिए कल छोटी सी मीटिंग रखी जाएगी। वो चारों उस मीटिंग में होंगे और हमारे द्वारा इतनी जल्दी दिखाने पर साजिशकर्ता यही समझेगा कि आज काम न हो पाने की वजह से हम बौखला गए हैं, इसलिए आनन फानन दूसरी डकैती करने जा रहे हैं। उसकी सोच का फायदा हमें जरूर मिलेगा। इस काम को अगर देर होगी तो वो हमारी चाल को भांप सकता है। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारा ये प्लान तुम्हारा भंटा बंटाधार करा देगा अगर उसने कुछ ना किया तो। सोहनलाल बोला। देखते हैं कि क्या होता है। जिसने आज की डकैती में हमारे साथ साजिश रची, उसे सामने लाने का यही एक रास्ता है। मैं खुद को पूरी तरह तैयार कर चुका हूं ये सब करने के लिए। एक और डकैती। लेकिन डकैती के लिए कोई जगह भी चुननी पड़ती है। सोहनलाल बोला। इतनी जल्दी कैसे? जवाब जगमोहन ने दिया। उसकी तुम फिक्र मत करो।
ऐसी कई जगह और जानकारी मैं हमेशा अपनी नजर में रखता हूँ। सोहनलाल ने सिर हिलाया और उठते हुए बोला, नानिया मेरा इंतजार कर रही होगी, चलता हूँ, जो प्रोग्राम बने बता देना। सोहनलाल चला गया। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, तुम उन चारों को फोन करो और सुबह 11 बजे ओशीवारा के फ्लैट पर आने को कहो। उन्हें बता दो कि आज का काम गड़बड़ हो जाने का बहुत दुख है। ऐसे में हम नई डकैती की तैयारी करने जा रहे हैं, जो कि 2 दिन में कर दी जाएगी। ये सब काम करने के बाद मुझे बताना है कि हमारे पास कौन कौन सी जगह हैं डकैती करने को, कहाँ हम फौरन डकैती करने का प्लान बना सकते हैं। जगमोहन ने सबसे पहले सुजान सिंह सूरी को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही सूरी बोला, आज के मामले के बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। मैंने अपनी पहचान के पुलिस वाले से पता किया कि उस बस में कितने बजे डकैती की, तो उसने 11:40 का वक्त बताया, और 11:40 पर हम चारों एक साथ थे। हाँ, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है, परंतु नोटों की हमें भी सख्त जरूरत है। ऐसे में अगले 2-3 दिन में हम एक अन्य जगह पर डकैती करने जा रहे हैं। क्योंकि तुम लोगों में से किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगा, ऐसे में फिर से तुम लोगों को साथ मिलाने का प्रोग्राम है। क्या तुम फिर से हमारे साथ आना चाहते हो? फिर से? सूर्य का सोच भरा स्वर आया। इस बार काम हो जाएगा ना? क्यों नहीं, पक्का होगा। हमारा आज का दिन ही खराब था जो गड़बड़ हो गई। मैं तैयार हूं, उधर से सूर्य ने कहा। तो कल 11 बजे उसी फ्लैट पर मिलना, ओशीवारा वाले। समझ गया। इस तरह जगमोहन ने चारों से बात की। चारों फिर से डकैती करने को तैयार थे। मिलने का वक्त कल 11 बजे तय हो गया। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन नई डकैती की जगह पर बातचीत करने लगे। घंटे भर बाद सोहनलाल का फोन आया। मैं घर पहुंच गया हूं और अभी अभी वानखेड़े मेरे से मिलकर गया है। उधर से सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। वानखेड़े? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी, होंठ भिज गए। सोहनलाल ने सब कुछ बताया, जो बातचीत वानखेड़े के साथ हुई थी। सोहनलाल से बातचीत खत्म करके देवराज चौहान ने फोन बंद किया और बोला, मामला बहुत गंभीर हो गया है। वानखेड़े मेरे पीछे पड़ चुका है। अभी वो सोहनलाल के पास उसके घर गया था। इन हालातों में वानखेड़े को कुछ भी समझाना कठिन है, जगमोहन ने कहा। तुम अभी ओम प्रकाश चंद्र प्रकाश ज्वेलर्स कोलाबा के मुख्य बाजार में ज्वेलरी का फेमस शोरूम था। सॉरी, दोबारा से। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस वजह से ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसी डायलॉग की तरह लिखा हुआ है और बीच में से लाइनें गायब हैं। हाँ, तुम अभी ओम प्रकाश चंद्र प्रकाश ज्वेलर्स पर डकैती का प्लान बताओ, कुछ इस तरह लिखा होगा। कोलाबा के मुख्य बाजार में ज्वेलरी का फेमस शोरूम था। काफी बड़ी जगह में शोरूम बना हुआ था और दूसरी मंजिल पर जेवरात तैयार करने का काम होता था। यह ज्वेलर्स बाजार की रौनक थी। करीब 30 युवतियां जो कि बेहद सुंदर थीं, शोरूम पर सेल्स गर्ल्स का काम करती थी। सब एक ही रंग की साड़ी में होती, कभी लाल तो कभी नीली पीली काली। शोरूम के सीसीटीवी कैमरे हर मुनासिब मुनासिब जगह पर लगे थे। शोरूम के बाहर एक गार्ड बंदूक थामे हर वक्त मौजूद रहता और आने जाने वालों के लिए शीशे का शानदार दरवाजा भी खोलता था। शोरूम के भीतर भी 2 गनमैन अपनी अपनी जगह पर तैयार रहते थे। यहाँ बड़े पैमाने पर हीरे जवाहरातों का काम होता था। कभी कभी तो करोड़ों रुपयों का लेन देन होता था। बेशकीमती हीरे जवाहरात हर समय शोरूम पर मौजूद रहते। रात को शोरूम बंद होता तो सुरक्षा के इंतजाम और भी मजबूत हो जाते थे। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह इस शोरूम पर इसलिए टिकी थी कि ओमचंद प्रकाश चंद जो कि भाई थे, वो 2 नंबर का धंधा करते थे। चोरी के बेशकीमती हीरे जवाहरात गहने खरीदते थे। पर्दे के पीछे धंधा बड़ा था इनका। जगमोहन को 8 महीने पहले मिली जानकारी के मुताबिक एक ज्वेल थीफ से इन भाइयों ने 55 करोड़ के हीरे पन्ने जवाहरात खरीदे थे। इस वक्त रात के 9:30 बजे थे जब जगमोहन वहां पहुंचा। 10 बजे ज्वेलर्स शॉप बंद हो जाती थी। जगमोहन ने कार एक तरफ खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़ गया। अभी शोरूम के भीतर कई कस्टमर मौजूद नजर आ रहे थे। शीशे के दरवाजे के बाहर बंदूक थामे गार्ड खड़ा था। जगमोहन ने एक ही नजर में पहचाना कि वो राजू था। जगमोहन सीधा उसके पास पहुंचा। राजू ने जब उसे देखा तो चौंक कर बोला, तुम साइड में आओ, तुमसे बात करनी है।
जगमोहन ने कहा और एक तरफ बढ़ता चला गया। 5 मिनट बाद राजू उसके पास आ गया। तुम 2 महीने पहले अचानक कहाँ चले गए, फिर लौटे ही नहीं? राजू धीमे से बोला। तब तुम शोरूम पर डकैती करने को कह रहे थे। जाना पड़ा, जगमोहन बोला। मेरी माँ मर गई थी। माँ मर गई थी? अच्छा, बताकर तो जाते। आधी रात को जाना पड़ा था, ये तो फोन कर देते। तुम्हारा नंबर खो गया था, आज ही लौटाऊं तो तुम्हारे पास सीधा पहुंच जाऊं। ओह, अब मेरा मोबाइल नंबर ले लेना, कोई प्रोग्राम हो तो बता देना, राजू बोला। जब शोरूम पर माल ज्यादा होगा तभी तो काम करने में मजा आएगा। कुछ चुप रहकर राजू ने कहा, तुम्हें याद है तुमने मुझे 1 करोड़ देने को कहा था? याद है। दोगे ना? जरूर दूंगा। तुम मेरी सहायता करोगे तो क्यों नहीं दूंगा। मैंने कौन सा अपनी जेब से देना है, खबर हो तो बताओ। मुझे नकद रुपया चाहिए, हीरे जवाहरात मुझे मत देना, बेचने में दिक्कत आएगी। कहाँ धक्के खाता फिरूंगा। नकद दूंगा। कोई खबर? खबर की क्या कमी है? शोरूम पर तो अक्सर करोड़ों का लेन देन होता है, पर तुम मौके पर आए हो दोस्त। क्यों? कल या परसों में 40 करोड़ के आसपास का लेन देन होने वाला है शोरूम में, राजू ने आहिस्ता से कहा। भीतर साहब का जो चपरासी है, लखन भैया, वो मेरे साथ रात को कभी कभी पी लेता है। जब पीता है तो अंदर की बात भी बताता है। उसने बताया कि इटली का हीरों का चोर बहुत ही कीमती और शानदार हीरे लेकर कल या परसों आने वाला है, जिनकी कीमत यहाँ की करेंसी में 40 करोड़ रुपए बता रहे हैं। उससे साहब लोगों ने पहले भी कई बार माल खरीदा है। वो कैश रकम लेता है और इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद लेता है। इटली की पुलिस उसके पीछे है, इसलिए वो इंडिया में बस जाना चाहता है। उसे पेमेंट देने के लिए साहब लोगों ने कल ही 20 करोड़ यहाँ ला रखा है, और लखन भैया ने बताया था कि बाकी का 20 करोड़ भी आ जाएगा। मतलब कि 40 करोड़ शोरूम में नकद रखा है? जगमोहन ने पूछा। राजू ने सिर हिलाया। कहाँ रखा है पैसा? पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा है जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबा कमरा है। सुना है उस कमरे के भीतर कोई नहीं घुस सकता। उसे खोल पाना भी बहुत कठिन है। लखन भैया ने एक बार ही बताया था कि उस कमरे की दीवारें स्टील की हैं। उसका दरवाजा भी कोई नंबर मिलाने से ही खुलता है। उस कमरे में 40 करोड़ रखा है? हाँ। आज 20 करोड़ बाकी का आया था। ये तो पता नहीं, पर 3 बड़े बड़े सूटकेस दोपहर बाद बड़े साहब लाए थे। मैंने ही उठाकर उन्हें पहली मंजिल पर पहुंचाया था। बहुत भारी थे, नोट ही भरे होंगे। रात को लखन भैया 2 पैग लगाने के बाद सब बता देगा। 40 करोड़ के हीरे कब आ रहे हैं? कल या परसों। उनके आने का तुम्हें पता चल जाएगा क्या? लखन भैया है ना, पीने के बाद सब बता देता है। वैसे इटली के हीरों के चोर को मैं भी पहचानता हूँ। मेरा फोन नंबर ले लो, अपना दे दो। जब हीरे यहाँ पहुंच जाएं तो फौरन बताना। नंबर का लेन देन हो गया। जगमोहन भैया, बोलो। काम होगा ना? कहीं फिर तो माँ एक बार ही मरती है, बार बार नहीं। जगमोहन मुस्कुराया। कहीं अब की बार बाप, वो पहले ही मर चुका है। ये तो बढ़िया बात है, मतलब कि अब कोई मरने वाला बाकी बचा नहीं। जगमोहन मुस्कुराया। काम होकर रहेगा इस बार, जगमोहन ने कहा। एक बात और है मेरे मन में, कह दूं? जरूर कहो। मुझे 1 करोड़ थोड़ा कम लग रहा है जो मुझे दोगे। थोड़ा सा कम लग रहा है? हाँ, 10 लाख और ऊपर दे दूंगा। 15 कर दो तो। 1 करोड़ 15 लाख चाहते हो? हाँ, ये ठीक रहेगा। राजू ने फौरन सिर हिलाया। मंजूर। काम होते ही तुम्हें 1 करोड़ 15 लाख मिल जाएगा। परंतु काम तभी हो पाएगा जब तुम खबरें फटाफट देते रहोगे। कल परसों में 40 करोड़ के हीरे यहाँ पहुंच गए तो हम तभी काम कर देंगे। मैं तुम्हें फोन पर हाथों हाथ खबरें देता रहूंगा। बस मुझे 1 करोड़ 15 लाख मिल जाए। उसके बाद मैं गांव चला जाऊंगा और बहुत सारी जमीन लेकर खेती करूंगा। इस नौकरी में तो जिंदगी खराब हो रही है। चलिए दोस्तों, कहानी को यहीं रोकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी अभी तक की? जब जब हम कहानी पढ़ते हैं ना, तो ऐसा आमतौर पर हम नोटिस नहीं करते, लेकिन
धीरे धीरे, अब मैंने शायद पहले भी ये बात कही है कि इन्होंने ना बेकार में इसे पल्प फिक्शन नाम दे रखा है, केवल इसलिए क्योंकि जो लिखने वाला है, जो छापने वाला है और जो पढ़ने वाला है, वो उस अभिजात्य वर्ग का नहीं है। यानी समझिए बात को कि वो 500 रुपए की किताब नहीं लेकर खरीदता, वो सॉरी 500 रुपए की किताब खरीद कर नहीं पढ़ता। वो किताब जिसकी छपाई के लिए पहले लेखक को 8-10 लाख रुपए देने पड़ते हों, और फिर जब वो छपकर मार्केट में या प्री बुकिंग ही हो गई कई बार, तो क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पर पब्लिशर्स ने अपने साथ एक ठेके कर रखे होते हैं, तो प्री ऑर्डर में ही उसकी छपाई की सारी कीमत निकल जाती है। मतलब अगर 10 लाख उन्होंने छपाई पे लगाए हैं तो 20 लाख के ऑर्डर उनके पास होते हैं, तो यानी लेखक को भी ठीक ठाक पैसे मिल चुके होते हैं तब तक। तो ये वो किताबें थी जिनको ना लेखक के पास ज्यादा पैसे, ना छापने वाले के पास। अगर आपने देखा होगा तो वो अनिल मोहन जी की किताबें, कभी राधा पॉकेट बुक्स, कभी मनोज पॉकेट बुक्स, कभी ये पॉकेट बुक्स, कभी वो पॉकेट बुक्स, वो इसीलिए होती थी क्योंकि शहर में एक या दो ही ऑफसेट की प्रिंटिंग होती है। उनके पास आपको एक ही बारी ले जाकर ठेका करके, क्योंकि जिसने ऑफसेट लगाई होगी, ये मैं पुराने दिनों की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, उसको चाहिए कि उसकी मशीन लगातार चलती रहे ताकि उसकी लागत जो है, जितने पैसे उसने लगाए हैं, उसको उसका उसको पड़ता पड़े। ठीक है, मतलब बिजनेस की भाषा में यूनिट चक्कर चलता रहे उसका। तो जब कभी उनके पास ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है प्रिंटिंग का, उसके बीच में वो इस तरह का काम भी निपटा देते हैं कि चलो यार लाओ, छोटा काम कर देते तुम्हारा। अरे क्योंकि उनको तो मशीन चलाने से मतलब है, उनकी मशीन चलेगी तो ही कारीगर की तनख्वाह निकलेगी, तो ही उस मशीन के ऊपर उन्होंने जो इतना पैसा लगाया उसकी वो होगी। आप सब समझते होंगे। तो उस तरह के बीच में से ये होता था। अब चूंकि ये किताबें थोड़े कम क्वालिटी के कागज पर छपती थी, इनके ऊपर की जो तस्वीर होती थी उसके ऊपर कोई कोई मॉडल तो बन नहीं सकता था। तो होता क्या था कि किसी पुरानी फिल्म के पोस्टर में से कोई एक चेहरा काट कर उसको जरा सा इधर उधर करके लगा दिया, इस तरह उसका कवर बन जाता था। तो इसे पल्प फिक्शन कहते थे। अदरवाइज जिस पॉइंट पर मैं पहुंचना चाहता हूं वो ये है कि आप लोगों ने ध्यान दिया कि राइटर ने लिखते वक्त इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान दिया कि उसने जो देवराज चौहान का कैरेक्टर बनाया है वो कैरेक्टर वैसा ही लिखा भी जाए और हर बार वैसा ही लिखा जाए। अगर देवराज चौहान ऐसा कैरेक्टर है जो विचलित नहीं होता, तो भले, जिसे कहते हैं ना कि कहावत होती है ना कि घी के घड़े बह जाएं भले, उसने विचलित नहीं होना है। घी के घड़े क्या है, यहाँ तो उससे कहीं ज्यादा वो हो गया। अब देखिए कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे ही जगमोहन तड़प रहा था जिस हिसाब से, सोहन लाल भी बेचारा उसकी जितनी को कहा था उतना वो बौखला पा रहा था, लेकिन देवराज चौहान ने कम से कम आधा घंटा वो खबरें सुनने में ही लगाया। क्योंकि उस कैरेक्टर की खासियत है कि वो पहले पूरी सिचुएशन को समझ लेता है, और समझने के बाद उसने उसके उसको अलग अलग डॉट्स के साथ जोड़ा अपने दिमाग में कि ये बात कहाँ कहाँ और कहाँ जा सकती है, और जा कहाँ सकती है उससे पहले ये कि ये बात कहाँ कहाँ और कहाँ से चल के आई है जो यहाँ तक पहुंची है। बजाय इसके कि वो भी चिल्लाने लगे जैसा कि उस तरह की स्थिति में कोई भी एक आम व्यक्ति रिएक्ट करता है। तो अब इस तरह की लिखावट जो है, इस तरह का लिखना जो है, इस तरह की कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है, वो एक अच्छे राइटर की पहचान है। फिर भले ही वो उसके लिखे को कोई पल्प फिक्शन क्यों ना कहता हो, केवल इसलिए क्योंकि इसका लिखा किसी अच्छे कागज पर नहीं छप रहा है, किसी बड़ी कीमत वाली किताब के रूप में नहीं छप रहा है, और उसे पढ़ने वाले जो हैं वो ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले और ज्यादा अभिजात्य वर्ग के लोग नहीं हैं, तो उसे पल्प फिक्शन कह दिया गया। अदरवाइज वाकई ये लेखनी में ये वाला एपिसोड जो है ना, लिटरेरी वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है आज के एपिसोड की। खैर,
आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार आया नहीं, लेकिन दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा चल रही है इस वजह से। यानी जीवन है, अदरवाइज मेरी जहाँ जहाँ मेरा हाथ पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं। शबीर भाई ने जाने ढके छुपे शब्दों में आइडिया दिया था कि भाई पहले एक कहानी पूरी कर लो, लेकिन शबीर भाई मैंने अब वो कहानी शुरू कर दी है, तो उसके भी जितने सुनने वाले हैं भले दो चार ही हों, वो भी इंतजार करेंगे ना। वो जो दूसरी तरफ रोज का 1 घंटा ले रही है मेरा, नहीं तो वही 1 घंटा इस कहानी पर दिया जा सकता था। खैर, शब्बीर भाई का एक कमेंट जो है मेरे ख्याल से अनुत्तर रह गया। कहानी वाकई में शानदार और लाजवाब है विक्रम भाई, अगर हो सके तो ये कहानी को कंटिन्यू। हाँ, यही वाला कमेंट था, ये कहानी को कंटिन्यू करें, जब तक ये कहानी खत्म ना हो जाए तब तक दूसरी कहानी कृपया करके शुरू ना करें। हाँ, तो इस पर मुझे उत्तर लिखना था। मैंने कल भी कहा था ना कि मैं सोचता हूँ कि ये जो जिस पे बड़ा उत्तर देना हो उसे मैं थोड़ी देर बाद आंसर करता हूँ, क्योंकि वो मोबाइल पे थोड़ा आंसर करने में गड़बड़ हो जाती है ना। और मेरी आदत है कि मैं अंग्रेजी में हिंदी लिखने से अच्छा है कि मैं हिंदी में हिंदी लिख दूं, तो इसलिए। और वो उनको उत्तर देना रह गया। खैर, चलो कोई नहीं, सॉरी है भाई, कबीर भाई। लेकिन आपको मेरी बात, अगर आप ये एपिसोड सुनेंगे तो आपको मेरी उत्तर मिल चुका होगा इसका। तो अभी के लिए तो ऐसे ही चलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। और बाकी आप सबके दोस्तों कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने तारीफें लिखी हैं, धन्यवाद भाई साहब। उतनी तारीफ के काबिल हूं नहीं मैं, लेकिन आप लोगों ने लिख दिया है तो सर आंखों पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज की कहानी और ये एपिसोड यहीं रोकते हैं। मैं इसे फटाफट अपलोड करता हूँ। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।